बेसिकली तुमको पढ़ना क्या है? अगर मेन सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स हीट से रिलेटेड कुछ होगा, थर्म थर्म वर्ड आ रहा है ना, तो इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज इन अ रिएक्शन। मतलब हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन में, उसकी स्टडी करना है। हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से रिएक्शन फिजिबल हो सकते हैं, कौन से प्रोसेसेस फिजिबल नहीं है, कुछ लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यही थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, थोड़े से लॉज डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। और थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता जुलता ही है, बस मैं फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स की हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखिए थर्मोडायनेमिक्स की। देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें साइंस लिख रहे हैं पहले, देखिए फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स भी होगा और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी होगा। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which deals with the study of the branch of science which deals with the study of different forms of energy, different forms of energy, different forms of energy, and the quantitative relationship between them, and the quantitative relationship between them, how they are mathematically related to each other. Quantitative relationship between them is known as thermodynamics. Is known as thermodynamics. ठीक है, अब जब अपना स्टडी हम केमिकल्स में या केमिस्ट्री में कंफाइन कर देंगे तो उसको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस ओनली, नॉट फिजिकल प्रोसेसेस, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक बार नीचे और लिख लो। when we confine our study to chemical changes, when we confine, तो अगर अपन बाउंड्री बना लेते हैं, हम केमिकल चेंजेस की बात करने वाले, when we confine our study to chemical changes and chemical substances only, and chemical substances only, when we confine our study to chemical changes, या reaction भी लिख सकते हैं, and chemical substances only, the branch is known as chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics. इसमें ना हम ये बता देंगे कि आपका रिएक्शन किन कंडीशन पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, पर इसका ड्रॉबैक है कि इससे अपन स्पीड नहीं बता सकते। किस रिएक्शन जो है वो किस रेट में चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। उसके लिए अपन को केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप लोग फिजिक्स में काइनेटिक्स पढ़ते हो, वैसे ही केमिस्ट्री की भी काइनेटिक्स होती है। इसलिए हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकालते हैं। यहाँ आप गाड़ी की स्पीड निकाल रहे हो, बॉल की स्पीड निकाल रहे हो, राइट? वहां पे हम केमिकल्स के रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे, उसको बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो ब्रांच अलग होती है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल यू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन कि किस स्पीड से चल रहा है। हाँ, ये जरूर बता देगा कि इस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में ना हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, फिर अपन लॉज में आएंगे। ठीक है, तो यही डालेगा some basic terms and concepts, some basic terms and concepts जो हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त। some basic terms and concepts, पहला लिखा सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग।
और इसका मतलब क्या होता है, जिस भी चीज का आप स्टडी कर रहे हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन के अंडर आ रहा है, उस चीज को हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक वेसल में पानी गर्म कर रहे हो, वेसल में पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो वेसल आपका सिस्टम है। और उसके बाहर जितनी भी चीजें सराउंडिंग, जो पूरा यूनिवर्स है, उस वेसल को छोड़ के पूरा यूनिवर्स आपके लिए क्या है, या उस सिस्टम के लिए क्या है, सराउंडिंग। समझ रहे? मतलब उस बीकर के गर्म होने से आजू बाजू गर्माहट आ रही है कि नहीं उसकी, वीक रिलीज हो रही होगी। आप ऐसे बाहर से हाथ की ऊपर रख के देखोगे तो आपको गर्म लगेगा हाथ में। मतलब दैट पर्टिकुलर सिस्टम जिसका आप स्टडी कर रहे हो कि कब पानी बॉईल होगा, या पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसके कारण जो हीट जनरेट हो रही है वो कहाँ आ रही है, सराउंडिंग की तरफ आ रही है। तो आप ये समझिए कि यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं। एक सिस्टम है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, और उसके छोड़ के जो भी चीजें बची है वो सब क्या है, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है? सिस्टम का मतलब ये हुआ कि द थिंग विच यू आर ऑब्जर्विंग, जिसपे आप स्टडी कर रहे हैं, है ना। अगर एक केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हो तो वो केमिकल रिएक्शन आपका सिस्टम होगा, और बाकी सारी चीजें सराउंडिंग। ठीक है? तो डेफिनेशन लिखा दोनों की। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for chosen for thermodynamic consideration, the part of the universe chosen for thermodynamic consideration, का मतलब ब्रैकेट में लिखो, that is to study the effect of that is to study the effect of temperature, pressure, etc. That is to study the effect of temperature, pressure, etc. ब्रैकेट क्लोज कर दो। is called a system, is called a system, is called a system। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, ये टेम्परेचर प्रेशर का चेंज देख रहे हो, उसको हम कहेंगे सिस्टम। अब उसके अलावा जितना भी पार्ट बचा यूनिवर्स का, वो आपका सराउंडिंग होगा। तो एक लाइन सराउंडिंग में लिखेगा, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, सिस्टम को नहीं लेना पार्ट में, है ना। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स excluding the system is called surrounding, is called surrounding। अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। देखिए ये सराउंडिंग में सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब हम भी आ जाएंगे सराउंडिंग में। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है? तो नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट लिखेगा, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है? अच्छा, आप सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। जैसे मैं वेसल की बात कर रहा हूँ, तो वेसल के अंदर की सारी चीजें क्या है, सिस्टम है, और वेसल के बाहर की चीजें क्या है, सराउंडिंग है। मतलब वो वेसल एक तरह की क्या होगी, बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। अब डिपेंड करता है ये बाउंड्री कैसी है। क्या ये बाउंड्री कंडक्टिंग है? इफ इट इज कंडक्टिंग तो हीट ट्रांसफर होगी, आपको बाहर से दिखकर गर्म लगेगा। देखो लो, हीट ट्रांसफर होने का मतलब है कि बाहर का हीट अंदर भी जा सकता है, अंदर का हीट बाहर भी आ सकता है, चेंज हो सकता है, अगर वो कंडक्टिंग वॉल्व होंगी तो। और वही अपन वो होता है ना, मिल्टन का जो थर्मस आता है, अब उसमें देखिए अगर आप गर्म पानी रखते हैं, अभी आपका सिस्टम वो थर्मस हो गया, जिसकी वॉल्व कैसी है, इंसुलेटेड, कैसी है, इंसुलेटेड, दैट विल नाउ नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू। मतलब तुरंत तो नहीं करेंगी, टाइम लगेगा, ठीक है ना, 24 आवर्स तक, 48 आवर्स तक उसमें पानी देना पड़ेगा। तो उसमें भी थोड़ा बहुत लीकेज है, एकदम कंप्लीट बोलना चाहिए कि इसको कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाए होंगे, तभी रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन से हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। धीरे से वो पानी भी ठंडा हो जाएगा, तो जिंदगी भर तक वो पानी गर्म नहीं हो सकता, तभी तो वो भी ठंडा होगा। आप खोलोगे निकालने के लिए, उतनी देर में थोड़ा बहुत अगर ठंडी हवा अंदर चली गई, तो धीरे धीरे पानी को क्या करते जाएगी, नॉर्मल कर देगी। तो ये सब ड्रॉबैक है उसके भी, ऐसा नहीं कि वो भी
आइडियल है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम तक पानी को गर्म रखेगी, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, जो आपका नॉर्मल वेसल के साथ हो पा रहा था वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तीन सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम उन सिस्टम्स को बोलेंगे जिसमें मैटर और हीट या एनर्जी बोल लो, हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है, मैटर और एनर्जी दोनों में एक्सचेंज होगा किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि आप पानी हीट कर रहे हो पानी को इन द वेसल, तो क्या होगा, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, वाटर वेपर विल स्टार्ट फॉर्मिंग, और वो निकलता जाएगा पानी के बाहर। धीरे धीरे पानी का मास कम होता जाएगा, यानी मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर तो बाहर निकल रहा है। प्लस आप अगर पास में खड़े हो तो आपको वो हीट भी फील होगी, यानी कि वो हीट रेडिएट भी कर रहा है, यानी कि दोनों का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। अब इमेजिन करिए आपने उसी वेसल में ऊपर से एक प्लेट रखी ढकने के लिए कि वो जो वाटर वेपर है वो बाहर ना जाए, तो अब क्या होगा, ऑयल तो होगा, वाटर वेपर बनेगा भी, पर जैसे ही ऊपर आएगा प्लेट से टकराएगा वापस नीचे चल जाएगा कंडेंस होकर के। यानी कि अब आप मैटर को बाहर जाने नहीं दे रहे थे, पर अभी भी वो वेसल कंडक्टिंग है, तो अभी भी गर्म तो है बाहर से और उसकी हीट बाहर आ रही है, पर मैटर का एक्सचेंज होना बंद हो गया। उस टाइप के सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। और आइसोलेटेड में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका थर्मस हो गया, जहाँ पे आपने थर्मस को पैक कर दिया, तो ना आप हीट एक्सचेंज होगा ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। समझ के मैटर एक्सचेंज भी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुले वेसल में तो पानी ऊपर से और डाल भी सकते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी निकल रहा है, पानी ऐड भी कर सकते हैं। पर जो वेसल ऊपर से क्लोज हो गया है, अब उसमें आप ना मैटर बाहर निकाल सकते हो ना मैटर और डाल सकते हो, मतलब नो एक्सचेंज बिटवीन मैटर, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और आइसोलेटेड में तो वो भी नहीं होगा, ना मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ सिस्टम का, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इनको डिफाइन करते लिखो नीचे। पहला लिखो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, a system is said to be an open a system is said to be an open system a system is said to be an open system if it can exchange if it can exchange if it can exchange both matter and energy with the surroundings. If it can exchange both matter and energy with the surroundings. If it can exchange both matter and energy with the surroundings. Example लिख लो इसमें, water kept in an open vessel. Water kept in an open vessel. ओपन वेसल में भले आप हीट नहीं भी कर रहे हो तो भी वो इवेपोरेट तो होगा ना। समझ रहे मैं क्या बता, अगर ओपन वेसल में पानी काफी देर तक पड़ा हुआ है तो उसको रूम टेम्परेचर भी तो मिल रहा होगा ना, तो उससे भी धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो रहा होगा। आप बॉइल करोगे तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, water kept in an open vessel is an example of open system. ठीक है, सेकंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, if a system can exchange only energy if a system can exchange only energy with the surroundings if a system can exchange only energy with the surroundings but not matter but not matter, क्योंकि आपने उस वेसल को अब ऊपर से कवर कर दिया है। If a system can exchange only energy with the surrounding and not matter, comma, it is called a closed system. It is called a closed system. It is called a closed system. इसका एग्जाम्पल लिख लो,
if some water is placed in if some water is placed in a closed metallic vessel, in a closed metallic vessel, क्लोज क्योंकि मैटर एक्सचेंज होना चाहिए और मेटालिक क्योंकि हीट एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, मेटल तो हीट कंडक्ट करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें लिख देंगे इफ अ सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, इफ अ सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर nor energy with the surroundings, neither exchange matter nor energy with the surroundings, it is called an isolated system. It is called an isolated system. Example लिख लो इसका, water placed in thermos flask, THERMOS, thermos flask, FLASK, thermos flask, ठीक है। चलिए अगला लिखेगा, तो ये आपका टाइप ऑफ सिस्टम होगा। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम, state of a system and state variables, state of a system and state variables। स्टेट का मतलब होता है कि अभी आपके सिस्टम का कंडीशन क्या है, वो किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे है, और क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज हो रहा है, तो वही चेंज भी हो रहे हैं, इसलिए उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स भी बोल रहे हैं। जैसे अपन ने वो गैस का एग्जांपल देखा था ना कि C1 और C1 कंडीशन पे है आपकी अभी गैस, ठीक है। आपने अगर इसका टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाया तो तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी, तो उसकी नई कंडीशन क्या हो जाएंगी, T2, D2 एंड T2। तो दीज आर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये पहले का सिस्टम का क्या था, स्टेट था। आपने कुछ किया होगा जिससे उसके टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर में चेंजेस आ गए, जिससे अब उसका जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, तो अब उसका स्टेट चेंज हो चुका है। पहले वो इस कंडीशन में था, अब वो इस कंडीशन पे है, और क्योंकि ये सारे चेंज हुए हैं इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, राइट। तो इससे इनको ही अपन स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, और ये वेरिएबल एक पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम का क्या बताते हैं, कंडीशन, एट व्हाट कंडीशन योर सिस्टम इज इन। फिर आपने अगर उसमें कुछ काम किया या आपने समझ लो हीट सप्लाई कर दी, तो राइट बात है, हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। पहले जो गैस इतने जगह पर प्रेशर लगा रही थी, इनफैक्ट प्रेशर ही बढ़ेगा ना, अगर क्लोज वेसल होगा तो प्रेशर ही बढ़ेगा, अगर क्लोज वेसल होगा तो। अगर ओपन वेसल होगा तो वो गैस तो एस्केप हो जाएंगी, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट प्रेशर कम हो गया। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। देखो इसमें आइकन डाल के, अब फिजिकल क्वांटिटी, ये सब तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी तो है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ते हैं। A physical quantity is said to be a state function. A physical quantity is said to be a state function. A physical quantity is said to be a state function if its value depends only upon the. A physical quantity is said to be a state function if its value depends only upon the state of a system. State of a system. If its value depends upon the state of the system, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा।
उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, विच डिपेंड ओनली अपॉन स्टेट, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन दी and does not depend upon the and does not depend upon the path by which this state has been attained, does not depend upon the path by which this state has been attained. मैंने भी आपको जो डेफिनेशन निकाला ये एक्चुअली पाथ फंक्शन का सॉरी स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है, इसका डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। इसके बाद अपन स्टेट का मतलब समझते हैं। स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन है द वेरिएबल या द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि एनर्जी समझ लो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। आप इनिशियल से फाइनल पहुंचे कैसे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है ना, 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप पहले नीचे खड़े थे, आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए, तो टॉप पे पहुंच गए, फिर फ्लोर टेरेस पे खड़े हो। अब आपका वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम इंटू जी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, एम इंटू जी। आपका मास फिक्स है, बी फिक्स है, और हाइट हो गई उस हाइट की, मतलब बिल्डिंग की हाइट, राइट। अब आप फिर से नीचे आए, अब आप ऊपर गए हो लिफ्ट से, पहले आप सीढ़ियों से गए थे, अब आप लिफ्ट से गए, पहुंचोगे तो वही टेरेस मिलना, लिफ्ट कोई अलग थोड़ा टेरेस थोड़ा पहुंचा देगा आपको, कुछ सीढ़ी से अलग टेरेस जा रहे हैं और लिफ्ट से अलग टेरेस जा रहे हैं, वहीं पहुंचे। अभी भी आपका मास उतना ही है, ही उतना ही है, और एच भी उतना ही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करी कि आप सीढ़ियों से ऐसे ऐसे चल के गए कि लिफ्ट से सीधा चले गए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी सेम, आप वहां कैसे पहुंचे हो, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ कि आप कैसे पहुंचे, हाँ कहाँ पहुंचे हो ये डिपेंड करेगा। तो वहां पे थे तो एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंड में आ जाओगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है जो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप बोल सकते हो कि वर्क डिपेंड कर रहा हो, सम वर्क हैज बीन डन बाय यू, है ना, ऊपर जाने में आपने कुछ वर्क किया ना, लिफ्ट में ज्यादा वर्क आपने किया नहीं, तो वर्क पाथ फंक्शन हो सकता है, बट एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डू नॉट डिपेंड अपॉन कि आपने फाइनल स्टेट पहुंचाई कैसे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा स्टेट फंक्शन हुआ, इसमें एग्जाम्पल निकला स्टेट फंक्शन का। एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कॉमा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फिर अपन इस चैप्टर में और क्वांटिटी पढ़ेंगे, जैसे एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी भी एनर्जी होती है ना, पढ़ते थे ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी, तो वो क्या की एनर्जी भी थी। तो ये सारे फंक्शन है जो इस पर डिपेंड करेंगे स्टेट पे, नॉट ऑन दी पार्ट, ठीक है। नीचे लाइन में लिखना, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स, स्टेट का मतलब क्या है, लिख लो, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। और उसको अपन कैसे बताते हैं, ये टीवी और टी की हेल्प से, या कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, कि अभी वो वैल्यू ये है, बाद में ये वैल्यू होगी, यानी कि कंडीशन चेंज होगी। तो क्या लिखे, the state of a system means the condition of the system which is described in terms of, which is described in terms of condition of the system which is described in terms of certain observable properties, which is described in terms of certain observable properties such as temperature, pressure, and volume of the system. Temperature,
प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी चेंज हुई तो आपका सिस्टम दूसरी स्टेट में चला जाएगा, दूसरी कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस उल्टा बात करेंगे, इफ एनी ऑफ दी प्रॉपर्टीज चेंजेस, if any of these properties changes, if any of these properties changes, the system is said to be in different state. The system is said to be in different state. The system is said to be in different state. That is why these properties are also called state variables. That is why these properties are also called state variables. State variables. ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिएगा, फोर्थ, intensive and extensive properties. Intensive and extensive properties. Intensive and extensive properties. Definition लिखते हैं फिर समझना। Extensive properties are those. Extensive properties are those. Extensive properties are those which depend upon the quantity of the matter. Quantity of the matter contained in the system. Extensive properties are those properties which depend upon the quantity of the matter contained in the system. Example is mass, volume, फिर internal energy, enthalpy, entropy, etc. देखो एंट्रोपी तो अपन पढ़ेंगे आगे, तब अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी मास को समझो, वॉल्यूम को समझो कि अगर मैं मैटर को बढ़ाता हूं तो मास बढ़ेगा कि नहीं। समझो, तो मैं सिस्टम में और मैटर डाल दिया तो सिस्टम का मास बढ़ेगा, मैंने और मैटर डाल दिया तो सिस्टम का मास बढ़ेगा। अगर मैंने मैटर बीच बीच में निकालते जा रहा हूँ तो सिस्टम का मास क्या होगा, कम होगा। मतलब मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैटर के चेंज होने से चेंज होगी। ऑब्वियसली बात है ना कि आप मैटर बढ़ाओगे तो हर मैटर का मास होता है तो वो मास को बढ़ा देगा, और आप मैटर बीच बीच में कम करते चलोगे तो वो मास को कम कर देगा। वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगी, मैटर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगी, मैटर कम करने पर वॉल्यूम कम हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम और मास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है या प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव नेचर की है, जिनकी वैल्यू मैटर पे डिपेंड करती है। अब ऐसी क्वांटिटी समझिए जिसकी वैल्यू मैटर पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि डेंसिटी, है ना। आप 1 लीटर पेट्रोल लो या 10 लीटर पेट्रोल लो, डेंसिटी तो पेट्रोल की फिक्स है। आपके 10 लीटर लेने से डेंसिटी बढ़ नहीं गई पेट्रोल की आपके टंकी के अंदर, समझ रहे थे, समझ क्लियर। आप फिजिक्स में टर्म पढ़ते थे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे ना। इसका ग्लास का वैल्यू सेम है 1.5। आप इतना छोटा ग्लास लो या इतना बड़ा ग्लास लो, मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप समझ लो दोनों में डिफरेंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उनकी वैल्यू फिक्स है। आप मैटर कितना भी कम लो, कितना भी ज्यादा लो, वाटर का एक बूंद लो या वाटर की एक बॉटल लो, उसका डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब ही रहे। इन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव, जो मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। समझ क्लियर, ठीक है। तो ये अपन ने एक पॉइंट और लिखा, इंटरनल एनर्जी। अभी इसी एग्जाम्पल में इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सिस्टम की अंदर की एनर्जी। अब सिस्टम में जितना मैटर होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या समझिएगा, उस सिस्टम में जितना भी मैटर है उन उनमें एटम्स होंगे, उनकी एटॉमिक एनर्जी होगी।
है ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन सब का सम टोटल करने पर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। इन सब का सम टोटल करने पर जो एनर्जी आएगी ना, उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब आपने उसमें और मैटर डाल दिया, तो और मैटर डाला मतलब और एटम डाला आपने, तो और एटॉमिक एनर्जी बढ़ गई, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ गई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इंटरनल एनर्जी भी एक तरह का एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। आप मैटर बढ़ाते जाओ, एटम बढ़ते जाएंगे, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाएगी। वही कम करोगे तो कम होती जाएगी। तो ये भी एक तरह की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक्सपेंसिव विच डिपेंड्स अपॉन मैटर, इंटेंसिव विच डू नॉट डिपेंड अपॉन मैटर। ठीक है, देखो इसका आंसर, एग्जाम्पल लिख लो। मास लिखिए ना, एग्जाम्पल पे मास वॉल्यूम। इंटेंसिव के डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज, intensive properties are those which depend only upon the nature of the substance. Intensive properties are those which depend upon the nature of the substance. Which depend upon the nature of the substance and are independent of the amount of the substance. And are independent of the amount of the substance. And are independent of the amount of the substance present in the system. Present in the system. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो उसका। टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी होगा ना, वाटर आप कितना भी ज्यादा लेके बॉईल करो, वाटर तो 100 डिग्री पर ही बॉईल होगा। ऐसा नहीं कि आपने पानी ज्यादा लिया है तो उसका टेम्परेचर 110 हो जाएगा, या कम लिया है तो 50 में ही बॉईल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको 100 डिग्री तक तो पानी को बॉईल करना ही होगा। एक और अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीएच, पीएच पढ़ते हैं ना। तो वो पीएच एक बूंद एसिड का करो या पूरा एक बीकर का, वो पीएच अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 ही होगा। ऐसा नहीं कि एसिड ज्यादा मिले तो पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब कम हो जाएगा। कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो कम होता है ना पीएच का वैल्यू। 0 इज मोर एसिडिक देन 1, 1 इज मोर एसिडिक देन 2, या उल्टा होता है ना। बेस में अगर अपन वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो पीएच बढ़ रहा है और बेसिक नेचर ही बढ़ रहा है। बट यहाँ वैल्यू बढ़ाने पर एसिडिक नेचर कम होता है ना, उल्टा चलता है। 1 इज मोर एसिडिक देन 2, तुम ज्यादा एसिडिक नहीं हो, 2 ठीक से ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो पीएच भी एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन वो भी कवर आके पीएच, पीएच बॉइलिंग पॉइंट लिख लिए, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेगा, फिफ्थ पॉइंट है, देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे, अब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखते हैं। फर्स्ट लिखिएगा, प्रोसेसेस मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हो जिससे ये स्टेट चेंज हो रही है, कुछ करने पर ही चेंज होगी ना, स्टेट अपने आप तो नहीं हो जाएगी चेंज। तो जो आपने एक्टिविटी की है इसी को प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसका नाम है जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। एज द नेम सजेस्ट, आइसो मतलब सेम एंड थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, मतलब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हो। ठीक है, आप बस प्रेशर वॉल्यूम का चेंज ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि एक सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाने से या कम करने से वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। कि मैंने प्रेशर को बढ़ा के P1 से P2 कर दिया तो वॉल्यूम V1 से घट के V2 हो गई। जब आप प्रेशर दोगे गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम कम होता है। तो आप बोल सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आप ये स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपने कैसा प्रोसेस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस किया। तभी आप स्टडी कर पाए किसकी किसकी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तुमने क्या एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रख के बची हुई दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालते हो आप, कि एक के बढ़ाने से
दूसरा घट रहा है, या एक के घटाने से दूसरा बढ़ रहा है, जो भी इसकी रिलेशनशिप निकल गई। पर इस पर आपने किया क्या, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलो लिखना फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले वही लिख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा डाल के लिखेंगे इसको, when a process is carried out in such a manner that when a process is carried out in such a manner that, देखिए ये सारी टर्मिनोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे चैप्टर में हम पूरे जगह ये सारे टर्म्स यूज करने वाले हैं। स्टेट कहीं लिखेंगे, कहीं आइसोथर्मल लिख देंगे, है ना, कहीं क्लोज सिस्टम लिख देंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब when a process is carried out in such a manner that the temperature remains constant throughout the process, the temperature remains constant throughout the process, temperature remains constant throughout the process, comma, it is called an isothermal process. It is called an isothermal process. It is called an isothermal process. तो इसका एक लाइन और लिखना इसी में ही, when such a process occurs, when such a process occurs, when such a process occurs, heat can flow, heat can flow, when such a process occurs, heat can flow from system to the surroundings, from system to the surroundings, and vice versa, and vice versa. ये लाइन का मतलब समझ में आया कि हीट ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, मान लीजिए आपको अपने सिस्टम के टेम्परेचर को लेट्स से 50 डिग्री पे कांस्टेंट रखा है, पर बाहर से हीट सप्लाई हो रही है, इसके अंदर हीट सप्लाई हो रही है, तो अगर ऐसा होगा तो वो तो 50 डिग्री पे कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट अगर वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो उस केस में हीट उसके पास एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगी, वो इस हीट को छोड़ता रहेगा, जिससे उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन। पर अगर वो हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे ये हीट उसके टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हीट एक्सचेंज होना चाहिए ताकि ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम लिख करके इसको एंड करो, यानी डेफिनेशन को करिए। व्हेन सच अ प्रोसेस अकर्ड, heat can flow from the system to the surroundings and vice versa in order to keep the temperature constant, in order to keep the temperature constant, in order to keep the temperature constant। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, ये क्या होना चाहिए, बैरिक वर्ड कहां से आया होगा, पहली बात सुन रहे हैं, बैरिक बैरिक बार, बार वो वाला बार नहीं बोल रहा हूँ, और मतलब होता है बार यूनिट होता है नहीं, प्रेशर का, है ना, तो यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं। और आइसो अगेन सेम, जैसे आइसोथर्मल में टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट। लिख लो, इट इज अ प्रोसेस during which, it is a process during which the pressure of the system is kept constant. It is a process during which the pressure of the system is kept constant. The pressure of the system is kept constant. एक और लिखना, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक, कोरिक मत देना, आइसोकोरिक। इसमें सेम पूरा डेफिनेशन लिखना, प्रेशर की जगह वॉल्यूम कर देना, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। It is a process during which the volume of the system is kept constant. Volume of the system is kept constant.
तो लास्ट, तो दोनों, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक बार प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वर्ड लिखेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, ए डी आई ए सी आई टी, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे लगा के लिखेंगे। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट in such a manner that, when a process is carried out in such a manner that no heat can flow, no heat can flow, no heat can flow from the system to the surrounding, no heat can flow from the system and the surrounding, or vice versa, or vice versa। मतलब वही हमारा आइसोलेटेड सिस्टम टाइप का हो जाएगा ना, इसमें हीट एक्सचेंज मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, ठीक है, एंड और वाइस वर्सा। Comma, it is called an adiabatic process. It is called an adiabatic process. Called an adiabatic process. ठीक है, चारों प्रोसेस का अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगा, वाई एक्सिस में मेरा प्रेशर और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक का तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइसोबैरिक का प्रेशर कांस्टेंट, और बाकी दोनों प्रोसेस है ना उनका फॉलिंग ग्राफ बनाना, क्योंकि ये तो श्योर है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी फॉलिंग। ठीक है, तो इसको ऐसा बना देना, बाकी दोनों का नाम लिखना चारों के, ये हो जाएगा आपका आइसोबैरिक, ये हो जाएगा आइसोकोरिक। ठीक है, इसमें से एक हो गया आपका एडियाबैटिक, और ये यहाँ पर आपका रह गया आइसोकोरिक। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, उल्टा जाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है पर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फर्क क्या है कि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना, क्यू से डिनोट करते हैं अपन हीट को, स्मॉल क्यू ना, कैपिटल क्यू तो चार्ज हो जाएगा, तो अपन फिजिक्स में कैपिटल सी यूज करते हैं वो चार्ज के लिए, यहाँ स्मॉल क्यू यूज करेंगे हीट के लिए, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज जो है ना, क्यू इज नॉट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला है बिटवीन द सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम की जो वॉल है वो मेटालिक होनी चाहिए, तब तो हीट एक्सचेंज हो पाएगा ना, यानी कि थर्मल कंडक्टिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेना थर्मल, थर्मली कंडक्टिंग वॉल, तब तो वो वॉल हीट को एक्सचेंज कर पाएंगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, उसकी वॉल को एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं, ठीक है ना, एडियाबैटिक वॉल, ऐसी वॉल जो हीट का एक्सचेंज नहीं, आप इंसुलेटेड वॉल भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसी वॉल जो इंसुलेटेड है जिससे टेम्परेचर ये हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे ये पीएटी के होते हैं ना, जो हीट का एक्सचेंज नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, अभी तो लगाते हैं क्योंकि हमारे उसके ऊपर जब छत है अगर, तो हमारे घर में उसकी ज्यादा हीट नहीं आएगी, बिकॉज हीट में तो इंसुलेशन होगा पीओपी का। ठीक है, ये एक तरह की एडियाबैटिक वॉल होगी समझ लीजिए, तो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी बिटवीन दी सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। ठीक है, तो आपका सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो मेंटेन रहना चाहिए, बढ़ेगा नहीं। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अभी अपन इसके बाद तीन क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, एक होती है इंटरनल एनर्जी,
दूसरा है हीट और तीसरा है वर्क। ये तीनों पढ़ लेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये तीनों के टर्म्स में ही हमारा फर्स्ट लॉ डिफाइन है। ठीक है, तो पहले इंटरनल एनर्जी समझते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो इसका शायद एनसीईआरटी में कैपिटल सी है ना, दोनों को ही यूज कर सकते हैं अपन एज अ symbol for internal energy. Definition लिखो इसकी, the energy stored within a system, the energy stored within a system, the energy stored within a system is called its internal energy. The energy stored within a system is called its internal energy. Is called its internal energy. Full stop. It is the sum of it is the sum of it is the sum of different types of energies. अभी मैं बोल रहा था ना, वाइब्रेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। यदि आपके सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हैं तो सबकी एनर्जी को ऐड कर दोगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। आप जो बाहर से दे रहे हैं उसको नहीं बोल रहे इंटरनल एनर्जी ना, जो सिस्टम के अंदर मैटर के कारण जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो इट इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज associated with atoms and molecules, associated with atoms and molecules, such as such as electronic energy, such as electronic energy, ब्रैकेट में उसको ई नाम दे देना, कैपिटल ई फॉर एनर्जी, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी, ब्रैकेट में इसका सिंबल ई एन दे देना, ई एन, कॉमा केमिकल बॉन्ड एनर्जी, chemical bond energy EC, chemical bond energy EC, comma potential energy EC, potential energy EC, and kinetic energy EK. फॉर्मूला के तरफ लिख लो, V और E is equal to sum total of all the और वाइब्रेशन अगर सब काइनेटिक के अंदर रहता है, ठीक है। ऐसा में लिखेगा, if the internal energy of a system, if the internal energy of a system, if the internal energy of a system in the initial stage, in the initial state, in the initial state is U1, is U1, and in the final state, and in the final state, it is U2, it is U2, comma, then change in internal energy, then change in internal energy is represented as del U is equal to U2 minus U1. Del U is equal to U2 minus U1. और अगर मैं इसी चीज को केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो एक केमिकल रिएक्शन में इनिशियली हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और बाद में क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट्स। तो आप इसको यूटी माइनस यू आर भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं अपन, है ना, चेंज निकालने के लिए। जैसा आप लोग वेलोसिटी का चेंज निकालते थे वी माइनस यू करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी मुझे चेंजेस निकालने हैं हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू किया जाएगा, तो पता चला कितना एनर्जी का चेंज हुआ है। अब ये एनर्जी चेंज होगा कैसे, दो तीन चीजें हैं, दो तीन फैक्टर है जिससे ये एनर्जी चेंज हो सकता है।
मान लो आपका सिस्टम का एनर्जी यू है ना, आपने उस सिस्टम में कुछ वर्क किया या उसको कुछ हीट का सप्लाई दिया या फिर आपने उसके अंदर कुछ मैटर ऐड कर दिया, इससे तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है कि मैटर ऐड करोगे मतलब एटम्स ऐड किया आपने, मॉलिक्यूल्स ऐड किया आपने और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर पहले U1 था, अब बढ़ के कितना हो गया सिस्टम का एनर्जी U2, क्योंकि आपने ये तीन चीजें करी, उससे एनर्जी बढ़ गई। आपने अगर हीट सप्लाई कर दी तो अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, राइट। आपने वर्क किया होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी, तो इन सब चीजों से इसका नया एनर्जी क्या हो गया U2। तो एक्चुअली में यही हमारा फर्स्ट लॉ होता है कि जो भी उसकी पहले की एनर्जी है और आपने जो भी वर्क किया है, जो भी उसमें आपने हीट सप्लाई की है, इसके कारण इसकी नई एनर्जी कितनी हो गई है U2। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको अपन बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि आप जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो या हीट सप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, एनर्जी है। वर्क एनर्जी तो इंटरचेंजेबल होते हैं ना, तो वो एनर्जी चेंज में कन्वर्ट हो गई, कहीं पे भी उसका लॉस नहीं हुआ। उसने क्या किया है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया सिस्टम की। तो ओवरऑल द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, दोनों बराबर। ठीक है, जितना आपने काम किया है, जितना आपने हीट सप्लाई करी, उतना ही चेंज हुआ है उसका, कहीं भी हीट का लॉस नहीं हुआ। दैट इज अवर फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो ये लिख लेंगे U3 माइनस U1 या U2 माइनस U1। ठीक है, इसे लिखना, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस व्हेन, the internal energy of a system changes when, the internal energy of a system changes when, कैसे कैसे आप सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम, हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम, हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ये होगा ना हीट वाला पॉइंट, कि हीट सप्लाई दो या इससे हीट निकल रही है तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इसकी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, work is done on or by the system, work is done on or by the system, work is done on or by the system। तो दो चीजें लिखी, ऑन एंड बाय। आपकी सेटअप समझिएगा, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, जैसे हम वो टायर में हवा भरते हैं ना पंप से, वो आपका एक तरह का सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट भी होता है। नीचे सिलेंडर है और ऊपर पिस्टन है, जिसको पकड़ के आप नीचे करते हो तो एयर जो है वो आपके टायर में पाइप के थ्रू जाती है। अगर आप उसको नीचे आके छोड़ दोगे तो वापस ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो स्प्रिंग रहता है वापस स्प्रिंग भी रहता है, प्लस अंदर का जो एयर है, गैस है, वो भी ऊपर की तरफ आएगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम उसका, ऊपर की तरफ आएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि आपका पिस्टन ऊपर आएगा। कहने का मतलब जब गैसेज एक्सपैंड होंगी अपने आप तो पिस्टन ऊपर आएगा। इसको बोला जाएगा वर्क इज डन बाय द पिस्टन। आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे, ये गैस, दिस इज योर सिस्टम गैस, जो अपने आप एक्सपैंड हो रही है। अगर तो ये पिस्टन को अपन मान के चलते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस मतलब इसको यहाँ के बॉल से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिलने वाला है। गैस थोड़ा सा एक्सपेंड होकर आके अगर उसको आके टच करेगी तो वो ऊपर जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, गैस। गैस के एक्सपैंड होने से पिस्टन ऊपर गया है। अगर गैस ने काम किया है तो इसको बोलते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है, इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। V1 से वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V2 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इसका उल्टा समझो, आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, कुछ वेट्स रख दिया आपने, तो इससे क्या होगा, अब इससे नीचे आएगा। गैस इतनी भी ज्यादा नहीं है ना कि वो गैस उस वेट को भी ऊपर कर देंगे, राइट। अब वो वेट के कारण क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। अब क्या हो रही है, गैस कंप्रेस, जिससे उनका वॉल्यूम V2 से कम होकर फिर से क्या हो रहा है, V1 की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हाँ, वो मास जो आपने रखा, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। पहले गैस अपने से एक्सपैंड हो रही थी तो द वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क ऑफ एक्सपेंशन।
और अब आपने ऊपर से कंप्रेस किया है, यानी कि आपने काम किया है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय यू। पहले बाय गैस था, अब बाय यू है, पर सिस्टम के रेस्पेक्ट में तो ऑन द सिस्टम हुआ ना, कि सिस्टम पे काम हुआ है, सिस्टम ने काम किया है। दोनों में डिफरेंस है ना। वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, सिस्टम ने काम किया, और वर्क ऑफ कंप्रेशन है, सिस्टम पे काम हुआ। डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। क्लियर है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, हम जनरली यहाँ पे जो वर्क डन पढ़ने वाले वो गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। हम बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे। जैसे हम फिजिक्स में फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी को वर्क डन बोलते हो। वैसे यहाँ पे वर्क डन क्या है? प्रेशर अप्लाई करने पर गैस के वॉल्यूम का चेंज होगा। डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं? ये पिस्टन, पहले पिस्टन यहाँ था, डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, और ऊपर आपने प्रेशर लगाया है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो अपना अगला टॉपिक है वर्क डन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, समझ में आ गया। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम का मीनिंग। एंड थर्ड लिखो, थर्ड थर्ड तरीका जिससे आप सिस्टम की एनर्जी चेंज कर सकते हो। अपन जो 3 पॉइंट लिख रहे हैं वो क्या पॉइंट है? कि किन चीजों से आप सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। पहला था उसके अंदर हीट सप्लाई दे करके या उससे हीट ले करके, दूसरा उससे काम करके या उससे काम करवा करके, तीसरा मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम लिखना, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, internal energy is a state function। अभी लिखे अपन ऊपर स्टेट फंक्शन ना, जिसकी वैल्यू u1 से u2 कैसे हुई, है ना, पाथ क्या फॉलो हुआ, किस कारण से चेंज हुई, हमको नहीं पता, है ना। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, कि अभी ये है, पहले ये। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? क्योंकि एनर्जी है, तो किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, तो नीचे लिखे ना, यूनिट यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी जूल्स, किलो जूल्स, और ऐसा ये तो ऐसा यूनिट हो गया ना, जूल। और ये सिर्फ क्या होता है एनर्जी का? ऐसे, हाँ, अर्थ, एग बोलेगा ना, अंदर, अर्थ, है ना, ERG। और साइन की बात कर लेते हैं, इसका साइन चेंज हो सकता है ना, तो देखिए लिखना, साइन, साइन ऑफ डेल यू, साइन ऑफ डेल यू, साइन ऑफ डेल यू। तो इफ, तो फिर कितना, इफ u1 ग्रेटर देन u2, if u1 greater than u2, माइनस हो जाएगा इसमें, है ना। तो del u इज इक्वल टू नेगेटिव, del u विल बी नेगेटिव, del u विल बी नेगेटिव। इसका मतलब कि आपके रिएक्टेंट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, प्रोडक्ट बनने के बाद द एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज, अभी तो नेगेटिव आया ना, अपन रिलीज एनर्जी को हमेशा नेगेटिव से डिनोट करेंगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी नेगेटिव लेते थे, क्योंकि वो रिलीज होती, जब इलेक्ट्रॉन आ करके आखिरी ऑर्बिट में बैठेगा, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करके वहां बैठेगा। तो रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, गिवन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वही एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, and heat is absorbed by the system endo, heat is released by the system exo। तो है तो दोनों हीट ही ना, ठीक है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव से लिखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हीट निकली है सिस्टम से कि गई है अंदर। तो वो नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव हीट नहीं होता, नेगेटिव थोड़ी होगा हीट, या तो हीट होगा या तो नहीं होगा। तो हीट कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी, वो नेगेटिव बस उसका डायरेक्शन बता रहा है कि क्या वो सिस्टम से रिलीज हो रही है कि क्या सिस्टम में जा रही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि रिएक्टेंट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, प्रोडक्ट बनने के बाद उन्होंने वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर दी, दैट इज व्हाई del u is coming out to be negative। ठीक है, एक लाइन लिख लो इसमें, द एक्स्ट्रा एनर्जी पोसेस्ड बाय द सिस्टम, द एक्स्ट्रा एनर्जी
possessed by the system, the extra energy possessed by the system in the initial state, in the initial state, the extra energy possessed by the system in the initial state would be given out, would be given out, would be given out. ठीक है, और केस से लिखो जल्दी से, if Q1 less than Vc, तो यहाँ तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना वहां तक पहुंचाने के लिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो लिखना एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, और डेल यू आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल यू का वैल्यू एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस। ठीक है, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि एक्सपेंसिव है, डेफिनेशन पढ़ के देखो एक बार, क्या डेफिनेशन लिखा था अपन ने एक्सपेंसिव का इंटेंसिव का। एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज क्या थी, जो प्रॉपर्टीज मैटर पे डिपेंड करेगी, ये तो करेगा ना मैटर पे डिपेंड, अगर आपने मैटर बढ़ाया तो अभी देखिए ना मैटर बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज होगी, तो मतलब ये इस तरह की एक्सपेंसिव है। लास्ट टाइम तो इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, और ये भी अपन ऊपर लिखिए कि इट इज अ स्टेट फंक्शन, ऊपर लिखे ना स्टेट फंक्शन, ये दो चीज याद रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है और इस तरह की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला हेडिंग डाल के छोड़ देना, वर्क, वर्क डन, वर्क, वर्क लिखो ना, इसको अपन W से डिनोट करेंगे, एनर्जी को E या U से कर रहे थे, इसको W से, और इसके बाद अपन हीट पढ़ेंगे जिसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।